हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे शरीर में कैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रोसेस होती है, कैसे हमारे लंग्स में गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है और हमारे इस प्रोसेस के दौरान कौन कौन से साइकिल वर्क करते हैं। तो दोस्तों, बने रहना वीडियो के एंड तक ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ऑक्सीजन ही हमारे द्वारा खाए गए भोजन का ऑक्सीडेशन करके एनर्जी प्रोवाइड कराता है हमारे बॉडी को। तो भोज्य पदार्थ की इसी प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं, जो कि सारा प्रोसेस हमारे लंग्स के थ्रू होता है, इसलिए इसे पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी कहते हैं। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन ब्लड में मिलता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से बाहर निकलता है, क्योंकि दोस्तों ब्लड के द्वारा ही ऑक्सीजन हमारी बॉडी के सभी सेल्स तक पहुंचाया जाता है। दोस्तों, ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम कई ऑर्गन्स से मिलकर बनता है। इस सिस्टम के अंदर वे सभी ऑर्गन्स आते हैं जिनसे होकर एयर का आदान प्रदान होता है, जैसे कि नोज़ यानी नसिका, नेज़ल कैविटी, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स, ट्रैकिया और लंग्स। वे सभी ऑर्गन्स आ जाते हैं जिनसे हमारी एयर का आदान प्रदान होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं नोज़ को। दोस्तों, नोज़ हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का फर्स्ट ऑर्गन हो जाता है, जिससे एयर एंटर करती है हमारी बॉडी में। दोस्तों, इसे नेज़ल पैसेज भी बोला जाता है। इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जो प्रतिदिन हाफ लीटर यानी कि आधा लीटर म्यूकस निकालती है। दोस्तों, म्यूकस ही हमारी बॉडी में धूलकण, बैक्टीरिया, माइक्रोब्स आदि को इंटर करने से रोकता है। सेकंड समझते हैं हम फेरिंग्स को। तो देखिए, फेरिंग्स हमारा नेजल पैसेज के ठीक नीचे होता है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट हो जाता है। दोस्तों, फेरिंग्स अकेला एक ऐसा पोर्शन है जहां से एयर तथा फूड दोनों आते हैं, और इसके बाद एयर तथा फूड की जो पाइप होती है वो अलग अलग डिवाइड हो जाती है। थर्ड बात करते हैं हम लैरिंग्स की, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। तो देखिए, लैरिंग्स फेरिंग्स और ट्रेकिया को जोड़ने का काम करता है। क्या करता है? फेरिंग्स और ट्रेकिया को जोड़ने का काम, जिसका मेन फंक्शन होता है साउंड को प्रोड्यूस करना। ठीक है दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि साउंड कैसे प्रोड्यूस करता है। तो दोस्तों, मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं कि जो हमारा वोकल कॉर्ड पाया जाता है इसके अंदर, उस पर जब एयर का फ्लो तेज होता है तो इससे साउंड प्रोड्यूस होने लगता है। ऐसे ही हमारा लैरिंग्स साउंड को प्रोड्यूस करता है। आई होप यह कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों, बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखना है ताकि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम एक ही वीडियो में हम कवर कर सकें और आपके सारे डाउट एक ही वीडियो में क्लियर भी हो जाएं। दोस्तों, लैरिंग्स के प्रवेश द्वार पर एक पतली पत्ती के आकार की एक बॉल्व पाई जाती है, जिसे एपिग्लॉटिक्स कहा जाता है। तो दोस्तों, जब भी हम कुछ निगलते हैं तो एपिग्लॉटिक्स ट्रैकिया के द्वार को बंद कर देता है, जिससे फूड हमारा ट्रैकिया के अंदर इंटर नहीं कर पाता है। अब बात करें हम लैरिंग्स की लोकेशन की, तो दोस्तों इसकी एग्जैक्ट लोकेशन हो जाती है C3 से C6 वर्टिब्रा के बीच में। जो हमारी C3, जो हमारी सर्वाइकल के अंदर जो वर्टिब्री आती हैं, C3 से C6 वर्टिब्रे के बीच में हमारा जो लैरिंग्स होता है वो प्रेजेंट होता है। दोस्तों, फोर्थ आता है हमारा ट्रैकिया। ट्रैकिया लैरिंग्स के आगे चलकर थोरेसिस कैविटी में एंटर कर जाती है। अगर हम इसकी एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो हमारी जो लैरिंग्स थी वो C6 पर ख़त्म हो रही थी, तो यहीं से C6 से शुरू हो जाती है हमारी ट्रैकिया और T4 तक रहती है, यानी कि थोरेसिस कैविटी की T4 वर्टिब्रा तक हमारी ट्रैकिया रहती है। तो दोस्तों थोरेसिस कैविटी का मतलब होता है चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी के पूरे स्पेस यानी कि पूरी खाली जगह को अगर हम मिलाकर कहें तो थोरेसिस कैविटी कह सकते हैं। ट्रैकिया जैसे ही थोरेसिस कैविटी में एंटर करती है तो ये दो ब्रांच में डिवाइड हो जाती है, जिन्हें हम प्राइमरी ब्रोंकाई कहते हैं। जो हमारा राइट ब्रोंकाई होता है वो हमारा 3 ब्रांच में डिवाइड होकर राइट की लंग्स में एंटर कर जाता है, जबकि लेफ्ट ब्रोंकाई केवल 2 ब्रांचों में डिवाइड होकर लेफ्ट लंग्स में चला जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं हम ट्रैकिया की लेंथ की। तो ट्रैकिया की लेंथ की हम बात करें तो लगभग 10 से 11 सेंटीमीटर के बीच पाई जाती है। दोस्तों, अगर डायग्राम में हम देखें
तो हमें देखने को मिलता है कि जो ट्रैकिया होती है उसके ऊपर जो सी शेप में बनी कुछ कार्टिलेज की रिंग टाइप की दिखाई देती हैं, जिसका काम होता है ट्रैकिया को सिकुड़ने और चिपकने से बचाए रखने का। दोस्तों अब बात करते हैं हम लंग्स की। तो दोस्तों लंग्स को हिंदी में फेफड़ा बोला जाता है। लंग्स हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम का इतना इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है कि उसके बिना रेस्पिरेटरी सिस्टम का कोई भी महत्व नहीं है। लंग्स हमारे रिब्स केज के अंदर थोरेसिस कैविटी में सुरक्षित रहते हैं, जो हार्ट के दोनों तरफ एक पेयर में पाए जाते हैं। दोस्तों राइट लंग्स लेफ्ट लंग्स की कंपैरिजन में थोड़ी सा बड़ा होता है। साथ ही दोस्तों जो लंग्स होते हैं हमारे राइट एंड लेफ्ट लंग्स एक मेम्ब्रेन द्वारा घिरे रहते हैं, तो प्लूरा या फिर प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। दोस्तों दोनों लंग्स फिशर के द्वारा अलग अलग लोब्स में डिवाइड रहते हैं। यहाँ फिशर का मतलब होता है जहाँ फिशर एक डबल फोल्ड होता है जो लंग्स के एक्सपेंशन में मदद करता है। साथ ही दोस्तों जो हमारा राइट लंग्स होता है वह 3 लोब्स में डिवाइड रहता है, पहला सुपीरियर, दूसरा मिडिल और तीसरा इन्फीरियर लोब्स। तथा जो हमारा लेफ्ट लंग्स होता है वह हमारा 2 लोब्स में डिवाइड रहता है, पहला सुपीरियर और दूसरा इन्फीरियर लोब्स, जिसे हम डायग्राम में साफ साफ देख सकते हैं। जैसे कि दोस्तों हमने बात किया था कि जो हमारी ट्रैकिया होती है इससे ही होकर हमारी जो एयर होती है वो पास होती है बॉडी में। तो ये ट्रैकिया हमारी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, जिसे ब्रोंकाई कहते हैं। यही ब्रोंकाई हमारे राइट एंड लेफ्ट लंग्स में इंटर कर जाते हैं और ब्रोंकाई आगे लंग्स में जाकर छोटे छोटे डक्ट में डिवाइड हो जाते हैं। राइट लंग्स में ब्रोंकाई 3 ब्रांच में डिवाइड हो जाते हैं और साथ ही लेफ्ट लंग्स में हमारे जो ब्रोंकाई होते हैं वो 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाते हैं। और यही ब्रोंकाई आगे चलकर ब्रोंक्यूलस का निर्माण करते हैं और ब्रोंक्यूलस के अंत में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनता है या थैलीनुमा स्ट्रक्चर बनता है, जिसे एल्विलाई या फिर कूपिका कहते हैं। और इन्हीं कूपिकाओं में गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है, मतलब CO2 हमारे शरीर से बाहर निकलता है और साथ ही हमारी ऑक्सीजन ब्लड में मिलकर सेल्स तक पहुंचती है। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि एल्विलाई में हमारे गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है। तो देखिए एल्विलाई में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन होती है उसका जो हम अगर प्रेशर की बात करें तो वो 104 mmHg होता है, जबकि अगर हम ब्लड वेसल में ऑक्सीजन के प्रेशर की बात करें तो 40 mmHg होता है। दोस्तों जो हमारी गैसेस होती हैं वो हमारी ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर मूव करती हैं। इसी कारण जो हमारी एल्विलाई की ऑक्सीजन होती है वो हमारी ब्लड वेसल्स में इंटर कर जाती है, क्योंकि ब्लड वेसल का जो हमारा प्रेशर होता है वो एल्विलाई की तुलना में कम होता है, इसी कारण उसमें ऑक्सीजन आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ एल्विलाई में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर 40 mmHg होता है, जबकि ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर 45 mmHg होता है, जिसके कारण जो हमारी ब्लड वेसल्स की जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमारी एल्विलाई में मूव कर जाती है, क्योंकि एल्विलाई में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कम होता है किसकी तुलना में, हमारी ब्लड वेसल्स की कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में, इसलिए वो हमारी ब्लड वेसल्स से एल्विलाई में ट्रांसपोर्ट हो जाती है और उसके बाद हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। तो दोस्तों आई होप यह कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि आप वीडियो को बहुत ध्यान से देख रहे होंगे, तो आपको ऐसा हो नहीं सकता है कि आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर ना हो। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लें, क्योंकि हमारे आपके लाइक करने से हमें बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों इसी के साथ अब हम बात करते हैं हमारे रेस्पिरेशन प्रोसेस की। तो दोस्तों यहाँ पर हम रेस्पिरेशन प्रोसेस को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मतलब वाष्पन, सेकंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस मतलब गैसों का शरीर में परिवहन, और थर्ड आता है हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन या जिसे सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोल सकते हैं, जिसे आंतरिक श्वसन कहते हैं। यानी कि जो हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन होता है उसे सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इन्हें एक एक करके समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के बारे में। तो देखिए जब किसी ऑर्गेनिज्म तथा एनवायरनमेंट के बीच ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड की गैसों का आदान प्रदान या ट्रांसपोर्टेशन होता है तो उस क्रिया को हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या वाष्पन कहते हैं। तो दोस्तों एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की प्रोसेस 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, जिसमें हमारा फर्स्ट स्टेप आता है
इंस्पायरेशन, जिसमें ऑक्सीजन का शरीर के अंदर जाना होता है। सेकंड स्टेप आता है हमारा एक्सपायरेशन, यानी कि जो CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो हमारे शरीर से बाहर निकलती है। दोस्तों, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से हम 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% में ग्रहण करते हैं। साथ ही जब हम सांस को छोड़ते हैं या एक्सपायरेशन के समय हमारे शरीर से नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 17% और हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो 4% में बाहर निकलती है। तो दोस्तों, इसमें समझने वाली बात यह है कि जो नाइट्रोजन है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं दिखते हैं, मतलब नाइट्रोजन जितना हम ग्रहण करते हैं उतना ही बाहर निकालते हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक हमारी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की यानी कि बाह्य श्वसन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। तो दोस्तों, अब सेकंड आता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, यानी कि जो हमारे शरीर में गैसों का परिवहन कैसे होता है। हमें जानना है कि कैसे हमारे शरीर में गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है, मतलब हमारे शरीर में ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे होता है। तो आइए जानते हैं। तो दोस्तों, ऑक्सीजन का हमारे लंग्स से यानी फेफड़े से शरीर की सभी सेल्स तक पहुंचना और कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे लंग्स में पुनः वापस आने की प्रोसेस को ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस कहते हैं। यानी कि जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो पुनः हमारे फेफड़ों तक आ जाती है और जो हमारी ऑक्सीजन होती है वो हमारे शरीर के सभी सेल्स तक पहुंच जाती है। तो दोस्तों, हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा होता है, जिसमें ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन ब्लड में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन द्वारा होता है। जो हमारी ऑक्सीजन होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जो ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है और सेल तक पहुंचता है। तो चलिए दोस्तों, अब थर्ड हम बात करते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन की, जिसे सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता क्या है। तो देखिए, फूड के डाइजेशन के बाद हमें ग्लूकोज मिलता है जो ब्लड की हेल्प से सेल्स तक पहुंच जाता है। जैसे कि हमने पीछे अभी पढ़ा है कि ग्लूकोज का सेल में ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी प्राप्त होती है। तो दोस्तों, इसी प्रोसेस को ही सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। दोस्तों, सेल्यूलर रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस या फिर अब्सेंस में दोनों में ही प्रोसेस कंप्लीट हो सकती है। दोस्तों, सेल्यूलर रेस्पिरेशन को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी कि अनऑक्सीडेशन। सेकंड आता है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। दोस्तों, इन दोनों रेस्पिरेशन को समझने से पहले हम ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस को समझ लेते हैं। दोस्तों, ग्लाइकोलाइसिस सेल्यूलर रेस्पिरेशन की फर्स्ट स्टेज हो जाती है, जो साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य में होती है। एरोबिक तथा एनारोबिक दोनों रेस्पिरेशन प्रोसेस में होता है। इस प्रोसेस में ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, जिसके बाद ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल में बदल जाता है। इस प्रोसेस से जो एनर्जी प्राप्त होती है, इससे 4 ATP मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है। ATP का मतलब होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एनर्जी की एक करेंसी होती है। यहाँ पर 2 ATP के मॉलिक्यूल्स हमारे रिएक्शन कराने में खर्च हो जाते हैं और 2 ATP के मॉलिक्यूल्स का हमें फ़ायदा हो जाता है। दोस्तों, ATP की खोज एम्बेडेन मेयरहॉफ एंड पर्नास ने की थी, इसलिए इसे इन तीनों के नाम पर EMP पाथवे भी कहा जाता है। आगे हम फर्स्ट समझते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी कि अनऑक्सीडेशन के बारे में। तो देखिए दोस्तों, एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब इस प्रोसेस में ऑक्सीजन अनुपस्थित रहती है। इसी कारण इसमें इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है और बहुत कम मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। दोस्तों, इसमें ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के मसल में लैक्टिक एसिड बनाता है, साथ ही बैक्टीरिया और ईस्ट की सेल में एथाइल अल्कोहल बनाता है और इसी प्रोसेस को किण्वन या फिर फर्मेंटेशन कहते हैं। अब सेकंड हम बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि ऑक्सीडेशन की। तो देखिए दोस्तों, एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की प्रेजेंट में हमारे ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। दोस्तों, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो रिएक्शन के लास्ट में वाटर
कार्बन डाइऑक्साइड और काफ़ी अधिक मात्रा में एनर्जी को रिलीज करता है। दोस्तों, एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस 2 साइकिल में कंप्लीट होती है। पहला होता है हमारा ग्लाइकोलिसिस साइकिल और दूसरा होता है हमारा क्रेब्स साइकिल, या जिसे साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ग्लाइकोलिसिस से कैसे हमारी 38 एटीपी में एनर्जी कन्वर्ट होती है और हमारी क्रेब्स साइकिल कैसे पूर्ण होती है और कैसे पायरुविक एसिड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।